जो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि एग्जाम्पल 32 है NLM का, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन ये कि इन द गिवन बिलो फोर्स F applied horizontally on a lower block is gradually increased from 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्कस द डायरेक्शन, नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड द एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। ये ए ब्लॉक है, इसका मास 10 kg है। ये बी ब्लॉक है, इसका मास 20 kg है। और यहाँ जो म्यू है वो 0 है। और इन दोनों के बीच में इसने म्यू के म्यू एस यानी म्यू की वैल्यू 0.3 दिया है। और यहाँ ये 120 न्यूटन अप्लाई किया हुआ है। ओके, तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, केस डिस्कस करेंगे। पहला है कि अगर एफ 0 है, यहाँ एफ लगाया, तो पहला केस है इफ एफ इक्वल टू 0, इफ एफ इक्वल टू 0, ठीक है। अगर एफ 0 है तो ये दोनों साथ में चल रहे हैं। ये मैंने हमेशा माना है कि सबसे पहले साथ में मानेंगे कि साथ में चल रहे हैं, लेकिन उसके पहले ये देख लेते हैं कि ए और बी के बीच में फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो ए बी मैक्स वो कितना आ जाएगा यहाँ, तो आ जाएगा म्यू इंटू 10 इंटू जी ना। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक का एफ बनाओ, इसको वर्टिकली क्या लग रहा है, नॉर्मल मान लेते हैं डैश, डाउनवर्ड इसको एन जी मतलब 10 इंटू जी लग रहा है। तो वर्टिकल में तो कोई मोमेंट नहीं है, तो एन डैश इक्वल टू क्या है यहाँ 10 जी है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, कितनी हो जाएगी 0.3 इंटू 10 इंटू 10, यानी ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 30 न्यूटन। तो एफ ए बी मैक्स कितना हो गया यहाँ 30 न्यूटन हो गया, ठीक है। कितना हो गया 30 न्यूटन हो गया। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, एफ इक्वल टू 0 है तो मान लेंगे कि दोनों साथ में जा रहे हैं। ओके, तो दोनों साथ में जा रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ ए, तो 120 इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 20 है ना। 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा यहाँ, तो 10 प्लस 20 इंटू ए इक्वल टू कितना मिलेगा अपने को यहाँ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ एफ बी डी बनाओ, तो आप देख रहे हो कि ऊपर वाले की टेंडेंसी आगे जाने की है, इसको फ्रिक्शन पीछे लगेगा ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा क्योंकि दोनों को साथ में मूव करा रहे हैं हम लोग, दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो ये भी आगे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ये क्या होना चाहिए एफ एस इधर होना चाहिए,
यानी इसका एक्सेलरेशन कितना है यहाँ, a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका भी एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसी को ले लेता हूँ मैं, यहाँ f निकाल लेता हूँ। तो आप देख रहे हो कि एफ एस इक्वल टू, क्योंकि b का मास कितना है 20 इंटू 4, तो आप देख रहे हो कि कितना आ रहा है, तो 80 न्यूटन आ रहा है, जबकि मैक्सिमम कितना है यहाँ 30 न्यूटन ही है। मैक्सिमम कितना है 30 न्यूटन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये साथ में तो नहीं चल रहे हैं, यानी जब आपने F इक्वल टू 0 पुट किया तो ये दोनों साथ में नहीं चल रहे हैं। ओके, ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर है भाई सबको? यस सर, क्लियर है। तो ये लिख लो पहले। तो इस केस में बोथ आर नॉट मूविंग टुगेदर, यानी दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन होगा। अपने को क्या क्या फाइंड करना है इसमें? इन द अबव गिवन in the figure given below, force F applied horizontally on lower block is gradually increased from 0. ठीक है, discuss the direction, nature of friction force and the acceleration of the blocks for different values of F. तो इस केस में पहले इनके एक्सेलरेशंस भी निकाल लेते हैं। तो इनके बीच में अगर स्लाइडिंग हो रही है तो both are not moving together, तो दोनों साथ में नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब स्लाइडिंग हो रही है। इसको ऊपर इसको फोर्स कितना लग रहा है, F इक्वल टू 120 न्यूटन। तो यहाँ इसको पीछे लग रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू और इसकी वैल्यू, क्योंकि म्यू के और म्यू एस दोनों सेम है यहाँ, तो 30 न्यूटन ही है। तो कितना होगा इस पर, ए ब्लॉक पर ये 30 न्यूटन होगा। इधर कितना लग रहा होगा 30 न्यूटन, तो ये बी है ना। तो इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं a1 होगा, इसका मान लेते हैं a2 होगा। ए का मास अपने को मालूम है 10 kg है, तो 120 माइनस 30 इक्वल टू 10 इंटू A1, तो 90 इक्वल टू 10 इंटू A1, तो A1 इक्वल टू कितना है इसका 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके लिए बात करेंगे हम लोग, कितना आ रहा 30 इक्वल टू 20 इंटू A2, A2 इक्वल टू कितना आ रहा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ 30 न्यूटन है। ठीक है, लिख लो इसको, फ्रिक्शन की वैल्यू 30 न्यूटन है। लिख लिया है? यस सर, लिख लिया।
लिख लिया सबने? यस सर, हो गया। सर लिख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास में अब अभी आप देख रहे हो कि दोनों के बीच में स्लाइडिंग हो रही है ना? तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट केस ऐसा अप्लाई करेंगे कि इनके बीच में क्या हो, स्लाइडिंग ना हो, ठीक है, लेकिन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाए, स्लाइडिंग ना हो, यानी एफ की वैल्यू क्या लगाएं? तो सेकंड केस, पहला केस तो हो गया। तो पहले केस में तो हमारे इसमें तो दिख रहा है कि स्लाइडिंग हो रही है, ये तो पहला केस था जब हमने एफ इक्वल टू 0 लगाया, मतलब ये वाला। अब दूसरा केस है कि एफ की उतनी वैल्यू हमने अप्लाई करी कि साथ में चल रहे हैं, दोनों जो ब्लॉक है वो साथ में मूव कर रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन जो यहाँ डेवलप हो रहा है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक डेवलप हो रहा है, मतलब एफ की वैल्यू हमने 0 नहीं करी है, ये ए ये बी है और ये 120 न्यूटन है, और यहाँ जो फ्रिक्शन है इनके बीच में, क्योंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है यहाँ, म्यू इक्वल टू 0.3 है, ठीक है, कितना है, म्यू इक्वल टू 0.3 है। तो म्यू इक्वल टू अगर 0.3 यहाँ दिया हुआ है, दोनों साथ में चल रहे हैं, अब इस केस में क्या है कि फ्रिक्शन की अपनी मैक्सिमम वैल्यू तो फ्रिक्शन पहुंच गया है, यानी लेकिन स्लाइडिंग नहीं हो रही है, नो स्लाइडिंग। हम बात कर रहे हैं फोर्स हमने इस तरह से लगाया है कि नो स्लाइडिंग बिटवीन दी ब्लॉक्स, नो स्लाइडिंग बिटवीन दी ब्लॉक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मतलब फोर्स लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं लगाया, हमने इतना लगाया कि क्योंकि अभी भी देखो ऊपर वाले ब्लॉक की टेंडेंसी क्या थी, आगे जाने की थी ना, तो हमने फोर्स स्मॉल ये जो नीचे बी ब्लॉक पे फोर्स लगाया कि अभी भी इस पर टेंडेंसी जो है वो आगे जाने की है, तो यहाँ जो फ्रिक्शन यहाँ डेवलप हो रहा है वो एफ ए बी मैक्स के इक्वली हो रहा है, यानी 30 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ अभी भी हमने एफ लगा रखा है और इस पर जो फोर्स आ रहा है वो 30 न्यूटन ही है, ये बी है, इस पे 120 है, दोनों का जो एक्सेलरेशन है, दोनों का जो एक्सेलरेशन है, यानी इसका भी ए एक्सेलरेशन है और इसका भी ए एक्सेलरेशन है, तो ए ब्लॉक के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 120 माइनस 30 इक्वल टू 10 इंटू ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ तो 30 प्लस एफ, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 20 इंटू ए, तो 30 प्लस एफ इक्वल टू 20 इंटू ए, कितना 9, यानी हो गया 180, और ये हो गया 30 प्लस एफ, यानी एफ इक्वल टू आ गया हमारे पास में 150 न्यूटन। कितना आ गया, 150 न्यूटन। यानी अगर मैं 0 से 150 लगाता हूं, यानी ऐसे समझो कि मैंने जब 0 लगाया तब स्लाइडिंग हो रही थी, यानी जब मैंने 50 लगाया 150 लगाया तब ये साथ में चलने लगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एफ की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 50 न्यूटन है, तो इनके बीच में क्या हो रही थी, स्लाइडिंग हो रही थी। क्या थी, स्लाइडिंग बिटवीन दी ब्लॉक्स, ठीक है। और जैसे मैंने F इक्वल टू 150 न्यूटन लगाया तो इनके बीच में क्या हुआ, स्लाइडिंग तो रुक गई लेकिन फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक है। अब क्या करेंगे हम लोग, F की वैल्यू फिर से इंक्रीज करेंगे और वहां तक लेके जाएंगे कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए, दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी थर्ड केस में अब मैं F की वो वैल्यू ले रहा हूँ, क्योंकि F बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग, तो F बढ़ाते जा रहे हैं, तो F की वो वैल्यू ले रहा हूँ मैं यहाँ, इन दोनों के बीच में दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही है, ये भी ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, लेकिन इनके बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो जाए। यानी एफ एस क्या हो जाए यहाँ 0, इस पे कितना लग रहा है इधर 120 न्यूटन, इस पर कितना लग रहा है एफ, तो पहले इसका निकालेंगे तो 120 इक्वल टू क्या लिखोगे आप 10 इंटू ए, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
और इसके लिए लिखोगे तो F इक्वल टू 20 इंटू ए, तो कितना हो गया है, यानी 20 इंटू 12 यानी हो गया 240 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि F ग्रेटर देन इक्वल टू 150 न्यूटन, है ना, एंड लेस देन इक्वल टू 240 न्यूटन में भी दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ सेम है। लेकिन इस केस में जब हमने 240 न्यूटन लगाया तो एफ एस की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ 0 हो गई। तो 150 से लेकर 240 में फ्रिक्शन क्या हो गया, यहाँ 0 हो जा रहा है। यानी 250 जब अप्लाई किया तब फ्रिक्शन 0 हो रहा है, यानी 150 से लेकर 250 तक, है ना, यानी इवन लेस देन 250 तक फ्रिक्शन क्या था, एक्ट कर रहा था। यहाँ फ्रिक्शन क्या कर रहा था, एक्ट कर रहा था। ये बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से, है ना। ये तीसरा केस हो गया। तो पहले इसको लिख लो, कहाँ से लिखना था, सेकंड केस से ना। भाई ये बात समझ में आई? हाँ सर। बाकी लोगों को समझ में आ रही कि नहीं आ रही, को जवाब ही नहीं देते हैं। अदिति समझ में आ रहा है? आदिति है ही नहीं। यस सर। नहीं। आदित्य भाटिया, आदित्य भाटिया कहाँ हो बेटा? क्लास में नहीं है। आकृति, Yes, sir. आरुषि, हाँ सर। आर्यन देशमुख, यस सर। आर्यन केकतपुरे, यस सर। अथर देशमुख, यस सर। क्लास में हो ना? हाँ ठीक है। उस्ताद देश को सर थोड़ा नीचे करो ना सर।
सर हो गया लिख कर। नेक्स्ट हमारे पास में अब अगर हम 240 से ज्यादा अप्लाई करें तो अभी हमने देखा कि एफ की एफ एस क्या हो गया, 0 हो गया। अगर 240 से मैंने एफ ज्यादा अप्लाई किया तो अब क्या होगा, फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो पहले ऊपर वाले पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा था, तो अब क्या होगा, ऊपर वाले पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की तरफ, क्योंकि हमने एफ की वैल्यू बढ़ा दी। अब तो इसको पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि हमने यहाँ जो एफ है वो 240 से ज्यादा ले गए, और इस पर तो अभी भी ये 120 न्यूटन ही है। और यहाँ जो एफ एस है दरअसल वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग जाएंगे, क्योंकि जब तक मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं होगा तब तक तो दोनों साथ में चल ही रहे होंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू तक ये पहुंच गया, तब भी मान लो साथ चल रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो दोनों बोथ आर मूविंग टुगेदर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एफ ए बी मैक्स की वैल्यू कितना है यहाँ 30 प्लस 120। एक मिनट, मैं अगर इस ब्लॉक की बात करूं तो यहाँ क्या लिखेंगे, एफ ए बी मैक्स प्लस 120 इक्वल टू 10 इंटू ए, है ना। तो ये कितना हमारे पास में मैक्सिमम कितना 30 है। तो आप देख रहे हो कि ए इक्वल टू कितना आ गया यहाँ 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके करस्पॉन्डिंग ये यहीं लिख लेते हैं, तो एफ इक्वल टू 20 इंटू ए, तो 20 इंटू ए यानी 15 कितना आ गया 300 न्यूटन। हरी बस में यानी 300 न्यूटन तक भी ये दोनों साथ में चलेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। 200 न्यूटन तक भी दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। और कितना होगा 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। सॉरी इसको ये भी तो लिखना पड़ेगा ना, यानी एफ माइनस है तो भूल ही गया मैं, एक मिनट। ये पूरा लेंगे ना, यहाँ लिखेंगे एफ माइनस एफ एस मैक्स, जो भी ए बी मैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास में एफ माइनस 30 इक्वल टू 20 इंटू 15, यानी एफ इक्वल टू आ गया 330 न्यूटन, 330 न्यूटन। ठीक है, तो एफ की वैल्यू यानी 240 से 330 तक क्या होंगे, साथ में चल रहे होंगे। और एक्सेलरेशन क्या होगा 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। फिफ्थ वाला पार्ट, अगर एफ की वैल्यू ग्रेटर देन 330 है तो क्या होगा, ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन आगे ही लगेगा। क्यों, क्योंकि नीचे वाले पर फोर्स की वैल्यू ज्यादा है तो वो तेजी से आगे जाना चाहेगा, तो उस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, बी पर, बी पर पीछे लगेगा। कौन सा लगेगा, काइनेटिक। लेकिन हमने देखा यहाँ काइनेटिक और ए बी मैक्स की वैल्यू कितनी है 30 न्यूटन ही है। तो इधर इस पर कितना लगाया हमने एफ, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन a1, इसका एक्सेलरेशन a2, और यहाँ 120 न्यूटन तो है ही। तो हो जाएगा एफ के प्लस 120 इक्वल टू 10 इंटू ए1, यानी 30 प्लस 120 इक्वल टू 10 इंटू ए1। और ये 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा होगा, जो कि कांस्टेंट है इसके लिए क्या होगा, एफ माइनस एफ के इक्वल टू 20 इंटू ए2, यानी a2 इक्वल टू होगा f माइनस 30 डिवाइड बाई 20। अरे बात समझ में, लेकिन f की वैल्यू क्या होना चाहिए 330 से ज्यादा होना चाहिए। तो फिर ये इसका तो एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, यहाँ इंक्रीज करता जा रहा है, और इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो इस तरह से करना था क्वेश्चन, इसलिए मैंने रोका हुआ था क्वेश्चन, इसलिए नहीं बताया था। पहले एक बार समझ लो कि मैकेनिज्म क्या होता है
है ना, उसके बाद हम बात करें इस क्वेश्चन की, इसलिए उस टाइम नहीं बताया था। लिख लो। तो ये इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है। कहाँ से लिखना था? यहीं से ना। मेरी आवाज आ रही सबको? हाँ सर आ रही हाँ है। सर आ रही है। तो लिख लीजिए इसको। ये लिख लिया ऊपर वाला। और भी कौन सा क्वेश्चन भेजा है? अच्छा, संडे को आपकी केमिस्ट्री क्लास कितने से कितने बजे तक है? 12 o'clock से 12 to 3. 12 to 3. अच्छा, तो फिर हमारी रहेगी 3:30 से, ठीक है, 3:30 to 6। यस और नो? क्या हो गया? Yes, sir. सर। यस सर। हाँ, यस सर। यस सर। संडे का क्लास डाउट क्लास है। उसमें डाउट भी पूछ सकते हो आप। 1 घंटा डाउट क्लास है, उसके बाद पढ़ेंगे फिर उसमें, ठीक है। ओके सर। जो भी आपके डाउट है, डाउट में मतलब जैसे कोई कॉन्सेप्ट में आपको नहीं समझ में आया तो वो कॉन्सेप्ट भी आप पूछ सकते हो, या पिछला कोई डाउट है आपका वो भी पूछ सकते हो, ओके। Yes, sir. और वैसे तो आपके पास प्लेटफॉर्म है ही, ग्रुप पे डाल दो, मैं डिस्कस कर लिया करूँगा। लिख लिया सबने? यस सर लिख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि 2 blocks A and B of equal masses are sliding down along straight parallel lines on an inclined plane of 45 degree। तो ये क्वेश्चन जो दिया इसमें, ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये इंक्लाइंड प्लेन है यहाँ, तो ये 45 डिग्री है। यहाँ दो लाइन इस तरह से दिया हुआ इसने, एक ब्लॉक यहाँ है बी और एक ब्लॉक यहाँ है ए, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दिया हुआ है √2 मीटर। 2 blocks A and B of equal masses are sliding down along straight parallel lines on inclined plane of 45। दोनों का मास सेम है, ध्यान रखना है, दोनों का मास सेम है। देयर कोएफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन भी दिया हुआ है, यानी म्यू ए दिया है
0.2 है और म्यू भी दिया है 0.3 है। At t equal to 0, both the blocks are at rest and block A is √2 meter behind block B. ठीक है, the time from the initial position where the front faces of the blocks come in line on the inclined plane as shown. अब यहाँ ध्यान से देखो, किसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम है? ए का। इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? बी का। एक्सेलरेशन बी का कम होगा। क्यों होगा वो भी पहले समझ लेते हैं। ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल मान लो थीटा है, ये ब्लॉक स्लाइड करता हुआ जा रहा है, तो हमें मालूम है कि इधर क्या होगा? mg sin थीटा होगा, इधर क्या होगा? mg cos थीटा होगा, इधर क्या होगा? नॉर्मल होगा, और पीछे अगर स्लाइड कर रहा है तो म्यू के mg cos थीटा होगा। आप यहाँ देखो इसका एक्सेलरेशन a क्या होगा यहाँ, तो उसको लिखेंगे ma इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा। तो a इक्वल टू आ गया हमारे पास में g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। अब ध्यान से देखो आप, जिसका म्यू के ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा ना। ये लॉजिक समझ में आया पहले तो? क्योंकि g sin थीटा तो दोनों का सेम होगा ना, और g cos थीटा भी सेम ही है। तो लेकिन म्यू के जिसका ज्यादा होगा, यानी अगर मैं कहूँ कि म्यू ए, क्योंकि क्या दे, सॉरी म्यू बी ग्रेटर देन, तो म्यू बी ग्रेटर देन म्यू ए, इसका मतलब क्या हुआ कि ए ग्रेटर देन ए बी होगा, तभी तो मिलेंगे, क्योंकि ये तो पीछे है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से आगे जा रहा है, ये भी इस तरह आएगा, और कहाँ जाके मिल रहे हैं? यहाँ कहीं जाके मिल रहे हैं इस लाइन पर। यानी मैं इसका डायग्राम ऐसे बना लेता हूँ, तो ए यहाँ है और बी यहाँ है, तो ये दोनों जाके यहाँ मिल रहे हैं। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यहाँ 0 है, तो इसका एक्सेलरेशन ए होगा, इसका एक्सेलरेशन ए भी होगा। सेम टाइम में दोनों यहाँ पहुँच रहे हैं, तो ये कितनी डिस्टेंस चलेगा? ये चलेगा हाफ ए टी स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी चलेगा? हाफ ए बी टी स्क्वायर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी दिया हुआ है, कितना है? √2। तो क्या लिखोगे आप? हाफ ए बी टी स्क्वायर प्लस √2 इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। यही होगा हमारे पास में, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है यहाँ? ए की वैल्यू होगी एम जी, मतलब एम तो दोनों का सेम है, तो जी साइन थीटा माइनस म्यू ए जी कॉस थीटा, और ए बी इक्वल टू कितना है? जी साइन थीटा माइनस म्यू बी जी कॉस थीटा। रख दो यहाँ। सर √2 कैसे आएगा? वो दिया है ना, क्वेश्चन तो पढ़ो यार। सर नहीं, पॉइंट ऑफ मीटिंग तक अगर टी टाइम लग रहा है हैं? तो √2 इंक्लूड हो गया ना सर? अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है ना √2। हाँ सर, समझा। भाई लिखा ना मैंने, ये नहीं समझे? मैं बात समझ में आई? नहीं सर, मैंने वो स्वैप कर दिया था, ए को बी ले लिया था, बी को ए ले लिया, इससे उल्टा हो गया। अच्छा, ओके। ए पीछे दरअसल है ना, तो इस तरह से करना है, लिख लो इसको। सर एक बार ये क्वेश्चन वापस समझाइए ना। सिंपल क्वेश्चन है ना, देखो ये इंक्लाइन प्लेन है ना यहाँ, तो ये इस एक्सेलरेशन होगा, ये बात समझ में आई पहले तो? अरे भाई इसका क्वेश्चन किया था ना हम लोगों ने, ये तो समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन होगा। नीचे वाला नहीं समझा सर, नीचे जो किया ना पहले ये समझ में आया कि नहीं? ऊपर वाला ये समझ में आ गया, ये समझ में आया। अगर म्यू बी ग्रेटर देन म्यू हुआ तो ए ग्रेटर देन ए बी होगा, ये समझ में आया पहले? यस सर। अब यहाँ क्या कह रहा है, ये भाई इसका एक्सेलरेशन मिल गया ना अपने को, तो कांस्टेंट अगर एक्सेलरेशन होता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो काइनेमेटिक इक्वेशन नहीं लगा सकता। अरे भाई एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दिया ना। सर समझा। हैं? समझा सर। पता नहीं बेटा समझ में आया कि नहीं, पीछा तो कुछ याद ही नहीं यार। अब क्या करें, बताओ क्या बताऊं मैं तो आपको काइनेमेटिक इक्वेशन ही नहीं पता कब अप्लाई करते हैं। तो जब इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो फिर ये इक्वेशन आ जाती है ना,
तो ये पीछे तो कह रहा है कि दोनों साथ में मिल रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द टाइम फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन वेयर द फ्रंट फेसेस ऑफ द ब्लॉक्स कम इन लाइन ऑन द इंक्लाइन प्लेन शोन इन द फिगर, और दोनों को क्या कर रहे हैं, एक साथ छोड़ रहे हैं। तो t इक्वल टू 0 पर दोनों को रिलीज कर रहे हैं, तो t टाइम बाद मिलेंगे। तो ये कितना चलेगा, ये चलेगा a कितना चलेगा, हाफ a t स्क्वायर, और b कितना चल रहा है, हाफ a b t स्क्वायर। लेकिन ये टोटल डिस्टेंस लिखोगे ना, ये टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए, हाफ a t स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। नहीं समझे? समझ में आ गया सर। लिख लीजिए। सर नीचे ले सकते हैं क्या? ये जो इंक्लाइन प्लेन था, मैंने ऐसे आपको सामने से दिखा रहा हूँ उसको, ऐसा है। हो गया सर, लिख। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आज आपको डीपीपी के लिए बोला था ना करने के लिए, किया? हाँ सर। डीपीपी 4 किया ना आप लोगों ने? यस सर। अब जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट, और कन्वेयर बेल्ट कैसे जा रहा है, ये कितना 1 kg है, और ये कन्वेयर बेल्ट के साथ जरा, तो इसका मतलब कन्वेयर बेल्ट का एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका भी इसके साथ में रेस्ट पर है, तो इसका मतलब इसका भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसके साथ में जा रहा है। तो यहाँ देखो, block of mass 1 kg is stationary with respect to conveyor belt that is accelerating with 1 meter per second square upwards with at an angle alpha of 30 degrees shown in the figure. Which of the following are correct? Force of friction on block is this Newton upwards along the inclined plane. Force of friction on block is 1.5 Newton upwards along the incline. Then contact force बताना है, ठीक है। आप यहाँ देखो, ये ब्लॉक कितने से ऊपर जा रहा है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं,
डाउनवर्ड इसको 1g लगेगा, इधर नॉर्मल लगेगा। अब आप एक बार बताइए, नॉर्मल का कंपोनेंट ये है 1g sin 30 और ये भी कितना होगा 1g cos 30। इसका मतलब अगर ये आगे जा रहा तो फ्रिक्शन ही आगे लेके जा सकता है इसको, और वो भी कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। इसका मतलब है कि आगे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ आप क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन तो दे नहीं रखा है, कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है वो मैक्सिमम और जीरो के बीच में कहीं लाई कर रहा है। तो एफ एस माइनस 1g साइन 30 इक्वल टू क्या लिखोगे 1 इंटू 1 ना, क्योंकि इसका मास 1 है। तो एफ एस इक्वल टू कितना आ गया देखो 1 प्लस ये कितना हो गया 10 इंटू 1/2 है ना, तो 1 + 5 यानी कितना हो गया 6 न्यूटन। इसका मतलब एक ऑप्शन तो ये आ गया हमारे पास में कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ब्लॉक इज 6 न्यूटन अपवर्ड्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, तो एक तो ए ऑप्शन सही है इसका। फिर कांटेक्ट फोर्स, तो कांटेक्ट फोर्स में क्या बताया था मैंने, नॉर्मल और फ्रिक्शन। तो नॉर्मल तो इसको ऐसे लग रहा है, फ्रिक्शन इसको ऐसे लग रहा है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसकी बात कर रहा है तो वो इधर होगा। तो वो मैंने मान लिया कि आर है, आर इक्वल टू कितना होगा एन स्क्वायर प्लस एफ एस का होल स्क्वायर। एन की वैल्यू क्या हो गया, क्योंकि ये 1g cos 30 है यानी 10 इंटू √3/2 यानी 5 √3 न्यूटन। तो यहाँ क्या आ जाएगा आर इक्वल टू एन की वैल्यू ये है ना, ये एन डैश मान लेते हैं। एन डैश की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में, तो 5 √3 का होल स्क्वायर प्लस एफ एस यानी 6 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये कितना आ गया 25 इंटू 3 प्लस 36 का स्क्वायर रूट। तो आर इक्वल टू आ गया 75 प्लस 36, तो आर इक्वल टू आ गया 1 है ना, और ये 10 यानी 1 न्यूटन इसका स्क्वायर रूट। तो कितना चला जाएगा, करीबन जाएगा है कितना आ रहा भाई, √111। जल्दी से कौन बताएगा, 10 के आसपास। 10 के आसपास 111 यानी 10.53 10.5 10.53 है ना। इसका मतलब 10.53 मतलब ये आ गया सी ऑप्शन ही आ गया। तो इसका आ गया 10.53 यानी लगभग 10.5 न्यूटन। तो इस तरह से करेंगे। लिख लो इसको, फिर बताओ डीपीपी के बारे में। डीपीपी 4 लिख लिया आप लोगों ने। नहीं सर, 1 मिनट।
हो गया सर। चलिए डीपीपी में बताइए। डीपीपी 4 में बताइए। नहीं है क्या क्या? हाँ, सर क्वेश्चन नंबर 6 डीपीपी 4 का। डीपीपी 4 क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और सर 5, सर 7, 10। सर 6 बोला था, 6 बोला था मैंने। 5, 7, 10। 6 4 नहीं है ना? 4 नहीं है सर, 6 है। 6, 5, 7, 10 हो गया। और 8 सर। हाँ 8 8 8 हाँ। और बताइए। चलिए सर 9। 9 और भी है? जो भी हो बता दो भाई। सर 2nd। और बताओ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखो। A stone is projected from level ground at t equal to 0 seconds such that its horizontal vertical components of initial velocity are 10 meter per second and 20 meter per second respectively. तो that its horizontal vertical components of initial velocity अपने को दिया हुआ है। Then the instant of time at which the tangential and normal components of acceleration of stone are same. अब ये थोड़ा क्या है कि जैसे सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है जिन्होंने यहाँ डाल दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि बाकी बच्चों ने मतलब पूछा ही नहीं, कर लिया है क्या ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना था दरअसल यहाँ, stone is projected from level ground at t equal to 0 seconds so that its horizontal vertical components of initial velocity, यानी इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये 10 मीटर पर सेकंड है, ये 20 मीटर पर सेकंड है। तो ये ऐसे जाएगा। तो क्या कह रहा अपने से ये कि वर्टिकल कंपोनेंट्स ये दे दिया, ठीक है। देन द इंस्टेंट ऑफ टाइम एट विच टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन। तो यार मान लो देखो यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ इसकी वेलोसिटी इधर क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड होगी, ये तो मानते हो आप। वी वाई क्या हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ देखो कि डाउनवर्ड इसको क्या मिलेगा जी, यानी जी जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। यानी इसका जो टेंजेंशियल या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब होगा कि कोई भी पार्टिकल अगर मान लो किसी भी पाथ में जा रहा है, ठीक है, वैसे तो आगे बताऊंगा, तो इसमें ऐसे कोई वो नहीं है, कोई नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आगे पढ़ेंगे और भी डिटेल में, तो अभी तो इतना ही समझ लो। तो अगर मान लो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है और ये इसकी टेंजेंट, यानी अगर ये ऐसे जा रहा है इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप,
यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है। तो एक जो कंपोनेंट, अगर मान लो मैं कहता हूँ ये एंगल थीटा है, तो इसका ये जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी की डायरेक्शन में, ए कॉस थीटा, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट। और इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल कंपोनेंट। इसको बोलेंगे नॉर्मल, यानी ए एन। और ये होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है ना। तो अब ये यही केस यहाँ, तो यहाँ देखो, अगर यहाँ की इसने तो कहा कि दोनों इक्वल होते हैं, वो इंस्टेंट बताओ, तो यहाँ तो नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ केवल नॉर्मल कंपोनेंट ही है। यहाँ अगर आप देखो तो 80 क्या है, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 है। ये बात समझ में आई पहले। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ 0 है, केवल नॉर्मल, इसका मतलब यहाँ कहीं होगा। तो यहाँ इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा, जी, और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट इधर होगा वेलोसिटी की डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी। तो या तो अच्छा इसके अलोंग भी हो सकता है, इसके अपोजिट भी हो सकता है। हमारी बात समझ, इसके डायरेक्शन में भी हो सकता है, इसके अपोजिट भी हो सकता है वेलोसिटी के। हमारी बात समझ, जरूरी नहीं कि उसी के अलोंग हो। और तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ, जैसे यहाँ की बात करेंगे, तो इसको रिजोल्व करेंगे, यानी नॉर्मल इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है ना। मैंने मान लिया इधर इस डायरेक्शन में है, तो ये एंगल क्या है यहाँ, ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब यहाँ देखो आप कि एंगल कौन सा माने, तो मैंने मान लिया कि ये एंगल थीटा है मान लो। तो ये एंगल क्या होगा यहाँ, 90 माइनस थीटा होगा, तो फिर ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। इसका एक कंपोनेंट क्या होगा यहाँ, जी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट क्या होगा इसका, जी साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों सेम है ऐसा कह रहा है, यानी जी कॉस थीटा जो कि क्या है, ए एन है इस केस में, और ये क्या है 80 है, ये कह रहा है कि दोनों सेम है, यानी 80 इक्वल टू ए एन, यानी जी साइन थीटा इक्वल टू जी कॉस थीटा। मतलब क्या हुआ, टेन थीटा इक्वल टू 1, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। चलो यहाँ तक तो अभी तो हमें तो टाइम बताना है, तो टाइम क्या क्या होगा देखो इसका। तो एक बात और क्लियर कर दूं, ये तो यहाँ की बात हुई, लेकिन इसको ये यहाँ भी तो मिलेगा ना ऐसा केस। देखो भाई ये केस अपने को ऐसा यहाँ भी मिलेगा ना, यहाँ तो है ही। क्योंकि यहाँ भी जो v मिलेगा मैग्नीट्यूड में तो सेम ही मिलेगा। तो यहाँ अगर वो एंगल मैंने थीटा लिया, तो ये एंगल क्या होगा थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा। इसका एक कंपोनेंट क्या होगा v साइन थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा v cos थीटा। सॉरी v की तो बात ही नहीं करना है ना, क्या कर रहा हूँ मैं, कहाँ दिमाग चल रहा है। हमें तो g की बात करना है, तो g इधर होगा, तो यहाँ भी इसको इसके अलोंग है ना, और यहाँ परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना 90 डिग्री है। तो वो एंगल अगर थीटा है तो 90 माइनस थीटा, तो एंगल क्या होगा थीटा। तो इसका कंपोनेंट यहाँ भी क्या मिलेगा, जी कॉस थीटा, और इसके अलोंग क्या मिलेगा, जी साइन थीटा। ओके, तो हमारे पास में थीटा तो ये आ तो गया, लेकिन दो इंस्टेंट है। तो यहाँ से t इक्वल टू 0 पर अगर इसको प्रोजेक्ट किया, तो एक तो t1 इंस्टेंट है और एक ये t2 इंस्टेंट है।
तो क्या करेंगे इस केस में, अगर आप जाओ, इसका मतलब थीटा 45 मिला, तो इसका v का ये कंपोनेंट क्या मिलेगा, वी वाई, यहाँ ये मिलेगा v साइन 45, और यहाँ v का कंपोनेंट क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा माइनस v साइन 45। तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, और हमें मालूम है कि ऊपर की डायरेक्शन को क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन को क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो एक केस तो ये आ जाएगा कि v साइन 45 इक्वल टू, और यू वाई कितना है यहाँ 20, है ना, यू वाई कितना है 20, तो माइनस ये कितना है ए वाई कितना है यहाँ g इंटू T1, और अच्छा v कितना होगा यहाँ, v निकालना पड़ेगा, क्योंकि v अल्टीमेटली क्या हमारे पास में, जो v लिया मैंने ये क्या है, यहाँ का v है ना, तो यहाँ देखो v कैसे निकालेंगे, क्योंकि v तो यहाँ का है। तो आपको मालूम है कि ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट क्या है यहाँ v cos थीटा, और ये क्या होगा हमेशा u x होगा ना, ये तो चेंज ही नहीं करेगा। तो यहाँ भी ये जो कंपोनेंट होगा u x cos थीटा, ये तो चेंज करेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि v cos थीटा इक्वल टू u x cos थीटा, सॉरी cos थीटा मतलब क्या कर रहा हूँ ये दरअसल u कंपोनेंट है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा u x इक्वल टू v cos थीटा, है ना। तो उस दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, माइनस v साइन 45 डिग्री इक्वल टू, है ना, दरअसल ये लिख देता हूँ मैं, v x इक्वल टू v cos, ये 45 डिग्री है ना, ये ध्यान रखना है। तो हमारे पास यहाँ से v कितना मिल जाएगा, u x बाई cos 45, या ऐसे समझ लो, देखो v cos 45 v sin 45 तो एक ही है, ये क्या हो जाएगा 20 माइनस जी T1। तो आप चाहो तो ऐसा भी ले सकते हो, v cos 45 v sin 45 एक है, तो क्या लिखोगे इसको 10 इक्वल टू 20 माइनस 10 इंटू T1, तो 10 T1 इक्वल टू कितना हो गया 10, तो T1 इक्वल टू कितना हो गया 1 सेकंड। तो एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 10 होगा नहीं, ये हो जाएगा 20 माइनस 10 इंटू T1, हो जाएगा 10 T1 इक्वल टू 30, तो T1 इक्वल टू कितना आ गया 3 सेकंड। एक आंसर ये और एक आंसर 1 सेकंड है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, तो बात क्लियर हुई। यस सर। Yes, sir. लिख लो इसको, ये क्वेश्चन नंबर क्या था 2 था हमारे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5।
लिख लिया? हाँ मेरी सर. आवाज आ रही है? Yes sir. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब. In the system shown in figure, wedge is fixed. All the contact surfaces are frictionless. All the pulleys are light, and strings are light and inextensible. देखो ऐसा दिया हुआ है, ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये ब्लॉक यहाँ है. तो ये हमारे पास में 2 kg ब्लॉक है, ये C है. ये 6 kg ब्लॉक है, ये B है. और ये A ब्लॉक है, ये 4 kg ब्लॉक है. ये 30 डिग्री है. ठीक है. In the system shown in figure, wedge is fixed. All the contact surfaces are frictionless. All the pulleys are light and strings are light and inextensible. G की वैल्यू दिया हुआ है. तो कह रहा है कि एक्सेलरेशन बताओ, ये सब बताओ कैसे करना है. ठीक है. तो क्या होगा, पूरा सिस्टम एक साथ देखो. ये स्ट्रिंग जो है ये इससे कनेक्टेड है और ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक से ऐसे कनेक्टेड है यहाँ. इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन होगा ए, तो इसका भी तो एक्सेलरेशन ए होगा और इसका भी तो ए होगा. ये बात समझ में आई कि तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा. Yes, sir. भाई ये हाँ, बात sir. सबको समझ में आ गई है? Yes sir. है ना? तो बस अब तो हो ही गया. फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. इसको ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, यहाँ T1 मान लो. इसको क्या लग रहा होगा, T1. यहाँ क्या लग रहा होगा, T1. यहाँ कितना लग रहा है, T1. यहाँ कितना लग रहा है, T2. यहाँ भी कितना लग रहा है, T2. यहाँ क्योंकि स्ट्रिंग अलग होगी इसलिए टेंशन क्या होगा, यहाँ अलग अलग होगा. तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको डाउनवर्ड क्या लगेगा, 4G. इसके लिए लिखो आप इक्वेशन. क्या लिखोगे, T2 माइनस 4G इक्वल टू 4A. इसके लिए लिखोगे. तो पहली बात तो इधर क्या लग रहा होगा, इसको देखो, G साइन 30 लग रहा होगा. तो इस पर नेट फोर्स, इस पर सब लिखेंगे. तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लिखना है. तो नेट एक्सेलरेशन ए, तो क्या लिखोगे आप, T1 माइनस T2 माइनस M कितना है इसका, 6 है. मतलब ये 6G है दरअसल. तो क्या लिखोगे यहाँ, 6G साइन 30 इक्वल टू 6 इंटू A. इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2. और इसके लिए लिखो अब आप, डाउनवर्ड क्या लग रहा है इसको, 2G. हो जाएगा 2G माइनस T1 इक्वल टू 2A. इक्वेशन नंबर 3. 3 अननोन यहाँ कौन कौन से, T1 T2 और A, और 3 इक्वेशन है. सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा. इसने पूछा कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ईच ब्लॉक सेम आ जाएगा. टेंशन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग ब्लॉक A एंड B, वो भी आ जाएगा. T2 पूछ रहा. टेंशन इन द B एंड C. फिर पूछ रहा फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन पुली Q. पुली Q कहाँ है, पुली Q यहाँ है. तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है, तो इधर देखो आप, इधर T1 लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, T2 लग रहा है. तो इन दोनों के बीच में एंगल देखो कितना है, क्योंकि एंगल कितना है, 30 डिग्री. एंगल कितना है, 90 डिग्री. ये T2 ही होगा, है ना. तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, T2 का होल स्क्वायर, T2 का होल स्क्वायर 2T2 का होल स्क्वायर cos 120 का स्क्वायर रूट. इतना फोर्स ये पुली पर लगा रहा है इस डायरेक्शन में. ये समझ में आया. इसको मैंने मान लिया T डैश है, मान लो.
याद आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पढ़ा था भाई हमने, 2ab cos थीटा पढ़ा था, हाँ रिजल्टेंट सर वाला याद आ पढ़ा रहा है था। वेक्टर में। हाँ, तो वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लगा दिया, तो इस तरह से कर लेंगे। चलो ये भी हो गया, 5 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास में 6, लिखना है, लिख लो इसको। सर सेकेंड इक्वेशन में +6g sin 30 नहीं आएगा। प्लस प्लस होगा, बिल्कुल सही, प्लस ही आएगा ये दरअसल। और ये T1 है यार, क्या कर रहे हैं, ये T1 है। T1 है यहाँ, के ऊपर यहाँ देखो, जो स्ट्रिंग है यहाँ T1 है, तो ये प्लस आएगा। T1 माइनस T2, हाँ T1 माइनस T2 प्लस 6g sin 30 इक्वल टू 6 ये आएगा, बिल्कुल सही है। लिख लिया? हाँ सर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा देखो यहाँ, ये वेज है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि इस ब्लॉक को v स्पीड से यहाँ से थ्रो कर रहे हैं, मतलब है ना, यहाँ से थ्रो कर रहा है, तो ये कह रहा है कि जब यहाँ पहुंचेगा तो कितना टाइम लगेगा इसको, इसके रेस्पेक्ट में। लेकिन इसने ए बेस का दिया हुआ है g tan थीटा है। A base of mass capital M is pushed with an constant acceleration of a equal to g tan theta along a smooth vertical surface, and a block of mass M is projected down the smooth incline of the base with velocity v related to the base। यानी ये जो वेलोसिटी इसको दे रहा है, दरअसल ये v रिलेटिव है, जो कि v है। तो इसका मतलब अपने को इसके रेस्पेक्ट में जाना होगा, बेस के रेस्पेक्ट में। तो मैं विद रेस्पेक्ट टू बेस जा रहा हूँ, तो विद रेस्पेक्ट टू बेस अगर जाता हूँ, इसको शूडो फोर्स किधर लगेगा, ब्लॉक को, इस ब्लॉक ए को शूडो फोर्स किधर लगेगा, पीछे लगेगा। पीछे लगेगा, लेफ्ट साइड में लगेगा, ठीक है। ये एंगल थीटा है, यानी इसको शूडो फोर्स इधर लगेगा, और ये बेस क्या हो गया, रेस्ट पर आ गया। कितना शूडो फोर्स लगेगा, ये लगेगा मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका, बेस का, मास किसका, बॉडी का। और ये कितना हमारे पास में mg tan थीटा है। डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है, mg, क्योंकि तो रियल फोर्स है। अब हम क्या करेंगे, mg को भी रिजोल्व करेंगे, इसको भी रिजोल्व करेंगे, तो एक कंपोनेंट आएगा इसका, एक कंपोनेंट mg का इधर आएगा, तो mg का एक कंपोनेंट क्या होगा, mg sin थीटा। इसका इधर एक कंपोनेंट क्या होगा, mg cos थीटा। ये एंगल थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, mg tan थीटा cos थीटा। और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा इसका, mg tan थीटा sin थीटा। तो कह रहा मैं इससे कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ नॉर्मल इसको बैलेंस कर जाएगा ना। नॉर्मल किस किस को बैलेंस करेगा, mg cos थीटा प्लस mg tan थीटा sin थीटा को। हमें तो इससे मतलब है। तो यहाँ देखो, अगर मैं कहता हूँ इसके रेस्पेक्ट में इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन इधर है, तो क्या लिखोगे,
आप लिखोगे sin थीटा माइनस एम जी टेन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एम रिलेटिव। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें तो एम जी साइन थीटा माइनस, आप यहाँ देखो तो माइनस ये कितना हो जाएगा, एम जी, इसको क्या लिखोगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एम ए रिलेटिव। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो गया है, जीरो। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन इसके रेस्पेक्ट में क्या है, जीरो है, क्योंकि मास तो जीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन यहाँ क्या है, जीरो है। रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब हुआ कि वेज के रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, क्योंकि इस पर एक्सेलरेशन क्या हो गया, वेज के रेस्पेक्ट में जीरो आ गया। तो ये यहाँ से जब इसको फेंका हमने v स्पीड से, तो ये v स्पीड से ही जाएगा। तो जब यहाँ पहुंचेगा तो ये डिस्टेंस कितना चल रहा है, l, तो टाइम कितना लगेगा इसको, l बाई वी ना। तो एक आंसर तो ये आ गया हमारे पास में। फिर क्या कह रहा है, तो बी गलत हो गया। सी देखो, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक, तो नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो रहा है, देखो एम जी साइन थीटा प्लस एम जी टेन थीटा साइन थीटा, यानी एन की वैल्यू आ रही है यहाँ एम जी साइन थीटा, सॉरी एम जी कोस थीटा होगा ना यार, एम जी कोस थीटा हो साइन थीटा, एम जी कोस थीटा प्लस एम जी टेन थीटा साइन थीटा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एम जी को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो आप देखो एम कॉस थीटा को एलसीएम ले लो, तो ये हो गया कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू क्या हो गई, वन। ये तो वन बाई कॉस थीटा, वन बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो ये हो गया एम जी सेक थीटा। तो ये आंसर भी सही है, सी भी सही है। फिर क्या कहा इसने, द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड ऑन द वेज टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इज, अब देखो यहाँ ग्राउंड से देख रहे हैं तो उस पर हॉरिजॉन्टल में कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, यहाँ कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एंगल कितना है यहाँ, थीटा। इसको इधर क्या लग रहा है, वेज पर नॉर्मल, क्योंकि उसने पूछा वेज पर कितना फोर्स, यानी कह रहा है द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड ऑन द वेज टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन अपने को दे रखा, तो मैंने मान लिया कि एफ फोर्स हमने अप्लाई किया। ए की वैल्यू क्या दिया इसने, जी टेन थीटा नॉर्मल लगी रहा, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट क्या होगा, एन साइन थीटा, इसका मास क्या है, कैपिटल एम। तो नेट एक्सेलरेशन इसका ए दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे आप, एफ माइनस एन साइन थीटा इक्वल टू एम इंटू ए, है ना। और ये कितना दिया, तो एम जी टेन थीटा, ये हो जाएगा एफ इक्वल टू एन, एन की वैल्यू ये हमारे पास में, तो ये आ जाएगा एम जी सेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस एम जी टेन थीटा, यानी ये क्या हो गया, ये टेन थीटा है तो हो गया कैसे, क्योंकि एम जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कैपिटल एम जी टेन थीटा, तो टेन थीटा हो गया, यानी ये हो गया एम प्लस कैपिटल एम जी इंटू टेन थीटा। तो ये ऑप्शन भी सही है, इसका आंसर हो गया ए सी डी। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, लिख लीजिए इसको। भाई बात समझ में आ रही है, So, थोड़ा नीचे ले सकते हैं।
सर और थोड़ा नीचे लीजिए ना। सर थोड़ा नीचे लीजिए ना। हो गया हो गया ना? सर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, पहले मैं ये क्वेश्चन बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 9, if the acceleration of the block A is n, assume all pulleys are massless and frictionless, all surfaces are smooth। अभी क्वेश्चन तो होना चाहिए था यार। ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए। पहले क्वेश्चन कर देता हूँ, फिर आऊंगा 7, 8 पर। तो ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये 2m है, ये a है, और ये एंगल थीटा है। ये कैपिटल M है। तो यहाँ क्या हो रहा है दरअसल,
हमें इसका एक्सेलरेशन चाहिए। तो मैंने मान लिया कि ये मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बी ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन बी है और ये ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ क्या होगा, इसको टी लग रहा होगा, यहाँ भी टी होगा, यहाँ भी टी होगा, यहाँ भी टी होगा, यहाँ भी टी होगा और यहाँ भी टी होगा, क्योंकि एक ही रोप है। तो इसको इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, यहाँ 2mg साइन थीटा ना, इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा, mg। तो ये आप देख रहे हो कि ऊपर की तरफ जा रहा है बी से और ये नीचे की तरफ जा रहा है ए से। तो इसके लिए क्या लिखोगे आप, 2mg साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू 2m इंटू ए। इसके लिए आप लिखोगे 2t माइनस mg इक्वल टू m इंटू बी। तो हमारे पास में इक्वेशन देखो 1 और 2 है, अननोन तो 3 है, कौन कौन है, a b और t। तीसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, कांस्टेंट से। तो समेशन t वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, यहाँ से। तो जब आप देखो वो पॉइंट तो रेस्ट पर है, तो 0 प्लस, अब आप देखो ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है और t भी ऊपर लग रहा है, कितना लिखोगे आप, 2t इंटू बी ना। फिर इस पुली के यहाँ के लिए देखोगे तो ये 0, ये 0, क्योंकि पुली तो मूव कर नहीं रही, लेकिन ये देखो किधर जा रहा है, इधर, और टी पीछे लग रहा है। तो क्या लिखोगे, माइनस ए इंटू टी इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू 2b, इक्वेशन नंबर 3। 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना था, लिख लीजिए। ये तो किया होगा ना, काफी लोगों ने किया होगा ये क्वेश्चन, तो ये नहीं किया। यस क्योंकि क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन है, अब ऐसे क्वेश्चन तो धड़ल्ले से बनने चाहिए। लिख लिया? हाँ सर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे कर देता हूँ पहले। सर क्वेश्चन नंबर 10 मत करो सर, वो मैंने गलती से बोला था। अच्छा ठीक है, चलो तो 7 और 8 कर देते हैं। ये डाउन द इंक्लाइन प्लेन का एग्जांपल है, मतलब क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7, 8 में क्या हो रहा है, देखो यहाँ कॉम्प्रिहेंशन अपने को दिया है। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड v equal to 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल ऑफ थीटा इक्वल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना रहा है इंक्लाइन प्लेन, 37 बना रहा है। तो ये कह रहा है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, यानी ये हमारे पास में इंक्लाइन प्लेन है। ये एंगल जो दिया है थीटा इक्वल टू 37 डिग्री दिया है, इसको हॉरिजॉन्टली हम लोग थ्रो कर रहे हैं। तो ये ऐसे जाके गिर रहा है ना,
इसका मतलब ये एंगल कितना हॉरिजॉन्टल के साथ में, ये 37 डिग्री, मतलब इंक्लाइन प्लेन के साथ में 37 डिग्री एंगल बना रहा है। इसकी जो स्पीड यहाँ दिया v, वो v इसने दिया है 5 मीटर पर सेकंड है। तो ये मान लेते हैं कि ये x एक्सिस है और ये मान लेते हैं कि ये y एक्सिस है। ओके, तो क्या कह रहा है, पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन एट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो अपने को r चाहिए, कहने का मतलब ये r क्या होगा, तो कर लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना पड़ेगा, अलोंग मैं इसको प्लेन के अलोंग रिजोल्व कर लेते, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी इसका y एक्सिस जो है मैं ऐसे नहीं मानता हूँ और x एक्सिस पे ऐसे नहीं मानता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन x एक्सिस होगा और उसके परपेंडिकुलर y एक्सिस होगा। तो ये हमारे पास में ये x एक्सिस मान लेते हैं और ये हमारे पास में y एक्सिस है। ओके, तो रिजोल्व करेंगे यहाँ। तो एक तो v का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos 37 और वर्टिकल का y डायरेक्शन हो जाएगा v sin 37। g को रिजोल्व करेंगे तो g का एक कंपोनेंट इसके अलोंग होगा, ये 37 है तो ये एंगल भी कितना मिलेगा 37, इसका एक कंपोनेंट होगा g cos 37 और ये कंपोनेंट मिलेगा अपने को g sin 37। अब आप ध्यान से देखो, जब यहाँ गिरेगा तो y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, इस जगह पर 0 हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, 2 कॉलम बनाएंगे। तो एट t इक्वल टू 0 पर इसका पहले ux लिखेंगे जो कि v cos 37 है, ax लिखेंगे जो कि g sin 37 है। फिर बात करेंगे y एक्सिस की, तो y एक्सिस में हम बात करेंगे एट t इक्वल टू 0 पर, ये हो जाएगा हमारे पास में u y इक्वल टू v sin 37 और a y इक्वल टू हम लोग लिखेंगे माइनस g cos 37। ठीक है ना। तो क्या क्या चाहिए अपने को, एक तो कहाँ जाके गिरेगा, नहीं r चाहिए। दूसरा कह रहा है कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द प्लेन, वो भी चाहिए अपने को। चलो करते हैं। तो टाइम टेकन की बात कर रहा, मतलब y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ a वाई टी स्क्वायर। तो y क्या होना चाहिए 0, यू वाई v साइन 37 इंटू टी माइनस हाफ g cos 37 इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, v की वैल्यू 5 दे रखा है, तो 5 इंटू 3/5 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4/5 इंटू टी स्क्वायर। तो टी, एक तो टी इक्वल टू 0 पे y 0 था ही से 5 से 5 चला गया और ये 10 हो गया। तो हमारे पास तो क्या रह जाएगा, देखो 0 इक्वल टू टी 3t माइनस 4t स्क्वायर, सॉरी टी तो हट ही जाएगा ना एक तो हमारे पास रह जाएगा t इक्वल टू 3/4। यानी एक ऑप्शन आ गया हमारे पास में डी, तो सी गलत हो गया। अब अगर ये आ गया तो y, तो यानी y के करस्पॉन्डिंग है, तो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर ना, ये क्या हो जाएगा r, और यू एक्स कितना है यहाँ v cos 37 इंटू टी दे रखा 3/4 प्लस हाफ, ये कितना हो जाएगा g साइन 37 इंटू 3/4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो तो आपको ए और बी में से एक ऑप्शन मिल जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि नया कुछ नहीं है इसमें, सब पुराना ही है। और जो जिसने करता आ रहा होगा तो उसके लिए तो आसान क्वेश्चन है, समझ में भी जल्दी आया होगा, और जिसने पहले मक्कारी करी होगी उसको तो कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेते हैं।
लिख लिया है? यस सर। भाई बाकी लोगों ने भी लिख लिया? यस सर। ये भी लिख लो इधर का भी। क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं आपको। सर 8 के बाद 10 भी बताइए, मेरा मैच नहीं हुआ। क्या हुआ? 8 के बाद 10 भी बताइए, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बताओ। लिख लिया ना? अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो रहा है देखो यहाँ। विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम शॉन लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन दिया 5 मीटर है। इसका मतलब ये वर्टिकल में 3 है, हॉरिजॉन्टल में 4 है। ठीक है, तो पाइथागोरस से मिला के 5 आ जा रहा है वो। तो अब यहाँ कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच द पार्टिकल स्ट्राइक द इंक्लाइन प्लेन, यानी अभी किया ना मैंने वैसे करना है। कर लोगे? अब अभी भी क्वेश्चन क्या है, सेम वही क्वेश्चन है सर उसका सी ऑप्शन वाला पार्ट नहीं है। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सो द पार्टिकल हिट्स द 4,0। तो ये पूछ रहा है वो यहाँ 4,0 कहाँ हुआ इसका, ये हुआ ना। तो ये स्पीड पूछ रहा है, तो यहाँ टकराए तो ये स्पीड बताओ कि क्या होगा। मान लेते हैं v0 है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है यहाँ 0 हो रहा है ना। कर लोगे अब तो? ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, क्योंकि ये कितना है, ये 4 मीटर है ना। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 4,0 हो गया ना। और ये कितना है, ये 3 मीटर है। तो वही ये y को 0 करना है। 2 कॉलम बनाओ। ये भी एंगल कितना है यहाँ देखो, ये एंगल 37 ही है। हॉरिजॉन्टली थ्रो करना है ना। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टली, तो बस रिजोल्व करके y को 0 करके टाइम निकाल लो। अरे बस में, और टाइम क्या आर ही निकाल लो आप, तो मतलब टाइम निकाल लो या आर निकाल लो, एक ही बात है ना। या फिर ऐसे करो इसको, उस तरह से करो ही मत, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करो। देखो ये हाईएस्ट पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ एक तरह से। तो ये यहाँ जाके जा रहा है, तो वर्टिकली हाइट कितनी हुई इसकी, h हुई है ना। तो हॉरिजॉन्टली देखो कितना चला, हॉरिजॉन्टली चला v0 इंटू टी। ये किसके इक्वल हो गया 4 के ना। और वर्टिकली देखो इसका u y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ 0। तो 3 इक्वल टू क्या लिखोगे 0 प्लस हाफ GT² ना। ये तो यहीं से आ गया, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ी अपने को। ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, यानी 3 इक्वल टू 10/2t²। तो ये 5 हो गया। तो t की वैल्यू मिल गई आपको √3/5 मिल गया। t को यहाँ रख दो, तो 4 इक्वल टू क्या हो गया 3/5 रूट, है ना। ये तो t इंटू v0, तो हमारे पास v0 कितना आ गया यहाँ, तो 4√5/3। ये आंसर आना चाहिए, आ तो रहा है, ये तो है। वो उस तरह से करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आसान तो ये हो गया बल्कि। क्लियर है अब?
मैंने Yes, हाइट sir. टू ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी ये, है ना। हो गया सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या हो रहा देखो, इन द डायग्राम शोन इन फिगर ऑल पुलीज आर स्मूथ एंड मासलेस एंड रॉड स्ट्रिंग्स आर लाइट, मैच द ब्लॉक्स इन कॉलम 1। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है अपने को यहाँ, अपने को क्या क्या दिया हुआ देखो। तो ये F इक्वल टू 80 न्यूटन है, ये कितना है, ये 3 kg है, ये 4 kg है, ये 2 kg है, ये 1 kg है। In the diagram shown in figure, all pulleys are smooth, massless and strings are light. Match the blocks in column 1 with their, ठीक है, 1 kg ब्लॉक। अब देखो हमारे पास में पुली मासलेस है, तो यहाँ देखो इसका मतलब यहाँ टेंशन कितना डेवलप होगा इसमें, 40 न्यूटन। यहाँ भी कितना होगा, 40 न्यूटन, क्योंकि ये मासलेस है तो इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि F इक्वल टू एम ए लगाओगे तो आप देख रहे हो कि M तो 0 ही है, तो 0 इंटू ए इक्वल टू 0, यानी नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, तो 40 न्यूटन है। ये भी कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन है। अब ये जो पुली ये भी मासलेस है, यहाँ कितना होगा, 20 न्यूटन, यहाँ भी कितना होगा, 20 न्यूटन, यहाँ कितना होगा, 20 न्यूटन, यहाँ भी कितना होगा, 20 न्यूटन, यहाँ देखो कितना होगा, 20 न्यूटन, यहाँ भी कितना मिलेगा, 20 न्यूटन। उसी तरह यहाँ देखो, यहाँ कितना होगा, 20 न्यूटन, यहाँ भी कितना होगा, 20 न्यूटन। तो आप देखो कौन कौन से ब्लॉक की बात कर रहा है। 2 kg ब्लॉक तो रेस्ट पर ही है, क्यों, क्योंकि इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है, 2 इंटू जी यानी 20 न्यूटन, यानी 2 kg ब्लॉक रेस्ट पर है ना। अब ये देखो 1 kg ब्लॉक पे देखो, kg ब्लॉक की बात करो तो 1 kg ब्लॉक पे क्या फोर्स लग रहा है, ऊपर लग रहा है 20 न्यूटन, डाउनवर्ड लग रहा है 1 इंटू जी यानी 10 न्यूटन। इसका ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन मान लेते हैं A1 है, क्या लिखेंगे, 20 माइनस 10 इक्वल टू 1 इंटू A1, तो A1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 kg ब्लॉक तो रेस्ट पर ही है। 3 kg ब्लॉक का देख लो, तो 3 kg ब्लॉक की अगर बात करोगे तो ऊपर कितना लग रहा है, 20 न्यूटन, डाउनवर्ड कितना लग रहा है, 3 इंटू जी मतलब 30 न्यूटन, ये नीचे की तरफ जाएगा तो मान लेते हैं कि A3 से जा रहा है, तो क्या लिखोगे, 30 माइनस 20 इक्वल टू 3 इंटू A3, तो A3 कितना हो गया इसका, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। उसी तरह 4 kg ब्लॉक के लिए बात कर लो। 4 kg ब्लॉक पे देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ऊपर 20 और नीचे कितना लग रहा है, 4 इंटू जी यानी 40 न्यूटन, तो ये नीचे की तरफ जाएगा A फोर्स है, क्या लिखोगे, 40 माइनस 20 इक्वल टू 4 इंटू A4 यानी 20 इक्वल टू 4 A4, तो A4 इक्वल टू कितना आ गया इसका, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या पूछ रहा है देख लो, तो विल रिमेन स्टेशन कौन, 2 kg ब्लॉक, तो Q का तो क्या हो गया यहाँ,
1 हो गया। फिर 2 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक का क्या आ रहा है, रेस्ट पर आ गया ना, तो 1 kg ब्लॉक, 1 kg ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, सॉरी ऊपर जा रहा है, किधर जा रहा है, तो आएगा इसका विल रिमेन स्टेशनरी, नहीं विल मूव डाउन, नहीं विल मूव अप, यानी पी का क्या आया, मतलब पी का क्या आया 3, पी का 3। फिर पी क्यू आर, आर, आर क्या है 3 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो विल मूव डाउन, है ना, इसका क्या हो गया, आर का 2 हो गया, आर का क्या हो गया 2 हो गया। फिर 4 kg ब्लॉक, 4 kg ब्लॉक किधर जा रहा है, 4 kg ब्लॉक वो भी नीचे जा रहा है लेकिन 5 से जा रहा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका एक्सेलरेशन भी नहीं है, नीचे जा रहा है, तो इसका भी क्या हो गया पी क्यू आर एस, एस का भी 2 हो गया। ये देख लो, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है इसका। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। यस सर। है ना, तो यही करना था इसमें, सिंपल ही क्वेश्चन था वैसे तो, अभी बस आपको मालूम होना चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट है, कंटिन्यूस पढ़ते रहोगे कंसिस्टेंसी के साथ तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मक्कारी कर रहे हो, फिर तो बहुत दिक्कत होने वाली है आगे चल के, है ना। ये टॉपिक क्योंकि पूरा फिजिक्स में यही तो खास बात है फिजिक्स की, कि अगर जिसने अच्छे से जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वो कर ले तैयार, तो आगे के टॉपिक्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि चैप्टर्स क्या है ना, आपस में इंटरलिंक्ड है फिजिक्स में, क्योंकि ऐसा अलग अलग टॉपिक है ही नहीं कि सेपरेट सेपरेट टॉपिक हो, पॉसिबल नहीं, कभी भी फिजिक्स को बीच में से स्टार्ट किया ही नहीं जा सकता है, मालूम है। जब तक बेसिक नहीं पढ़ेगा बच्चा, पूरा मैकेनिक्स नहीं पढ़ेगा, वो फिजिक्स से स्टार्ट कर ही नहीं सकता। तो फिजिक्स के लिए पूरा बेसिक्स पता होना चाहिए। जैसे मान लो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स छोड़ दो आप, उसमें उतना जाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें मैकेनिक्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसमें मैकेनिक्स भी लगा देते हैं, लेकिन बिना मैकेनिक्स के भी खैर वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो जाता है। लेकिन बाकी जितने भी टॉपिक है जिसमें बिना मैकेनिक्स को हो ही नहीं पाएगा, ये ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में, वैसे तो काफ़ी कुछ आज मैंने डिस्कस भी कर लिया, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट टॉपिक जो चल रहा है हमारा, तो 3:30 से कितना बताया मैंने, 6 o'clock। 6 o'clock, ठीक है। तो परसों संडे, परसों पढ़ेंगे, टॉपिक हमारा चल ही रहा है वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। और अगर किसी को डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप ऐसे ग्रुप में डाल दो, हम डिस्कस कर लेंगे। उस दिन भी अगर आप मुझे कहोगे तो उस दिन भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके जो भी डाउट है, देखो डाउट का मतलब ये होता है कि मान लो आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, पिछला जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा वो भी क्लियर नहीं है, आप वापस से पूछिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन मान लो नहीं हो रहा, वो पूछिए, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, बताएंगे। लेकिन आप एटलीस्ट बैठिए तो सही, टेबल चेयर लेके बैठिए, समझने की कोशिश करिए, तभी तो चीज़ें क्लियर होगी। अब आप पढ़ना नहीं चाहते हो तो डाउट तो कैसे, तो डाउट तो कभी क्लियर, आपके पहली बात तो डाउट ही नहीं आने वाले, क्योंकि पढ़ाई तो करी नहीं है। डाउट किसके आते हैं, जो पढ़ता है, और जो पढ़ता ही नहीं उसको डाउट क्या नहीं है, उसको क्या मतलब है, क्या रिवीजन होता है, क्या नहीं होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या नहीं होता है, उसको क्या मतलब है। लेकिन जो पढ़ेगा उसको डाउट आएगा तो उसके डाउट क्लियर किए जाएंगे, है ना। और बीच बीच में इस तरह से अभी और भी ऐसे एक्स्ट्रा क्लास ले लिया करेंगे आप लोगों की, तो जो भी डाउट है आप क्लियर करो। उस दिन भी आप उस जो भी डाउट पूछोगे आप, मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि पढ़ेंगे, आप जो पूछोगे वो भी बताऊंगा। लेकिन पढ़ते रहो, डीपीपी करते रहो, डीपीपी के भी डाउट हो मान तो भी पूछ लो। डीपीपी जो आगे की डीपीपी तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ, पीछे की डीपीपी में अगर डाउट है तो वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा। डीपीपी में से हो, शीट में से हो, या किसी जो पेपर हुए अभी तक उसमें से कोई डाउट हो, या कोई, मैंने कहा ना, कोई कॉन्सेप्ट हो, कुछ भी हो, सब में से कहीं से भी आप पूछो, लेकिन पढ़ाई करो। बस मैं इतना ही कहूँगा, बस पढ़ते रहो, और कोई वो नहीं है, मालूम है, और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करना है। मार्क्स नहीं आ रहे यानी पढ़ाई नहीं हो रही है ना, समझ में नहीं आ रहा है यानी पढ़ाई नहीं हो रही है, डाउट नहीं आ रहे यानी पढ़ाई नहीं हो रही है। और देखो
पढ़ने का तो एक ही बहाना है कि पढ़ाई करना है, और नहीं पढ़ने के 1000 बहाने, मालूम है, 1000, कुछ भी आप बहाना बना दो। और पढ़ना है तो पढ़ना ही है, अब उसका क्या बहाना बनाओगे? पढ़ाई का क्या बहाना है? पढ़ना ही है बस। ठीक है, तो मन लगा के करो और काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने देखा जो बच्चे जिनके भले मार्क्स, देखो मार्क्स मैंने पहले कहा, मार्क्स वार्क्स सेकेंडरी चीज मान के चलो, सबसे पहले होता है आपका कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो मार्क्स तो अपने आप आ जाएंगे, और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो स्पीड भी अपने आप बढ़ जाती है, सोचने की जरूरत ही नहीं इधर उधर की। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, हाँ, संडे को। अभी कल भी है क्या क्लास आप लोगों की? नहीं है ना? नहीं है सर कल। फिजिक्स तो नहीं है ना कल? ठीक है, ओके, चलिए फिर, ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। बाय।